हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। तो फाइनली आज डे 6 की क्लास में हम लोग प्रेजेंट हैं और अब तो शायद उत्तर प्रदेश से भी ये कॉल आया है, ये मैसेज आया है कि विवेक जी वो 7 डेज़ की क्लास को तो कंप्लीट करा दीजिए एटलीस्ट। और भी इससे पहले मेरे काफ़ी क्लोज लोगों ने बोला मुझसे, तो आई थिंक मुझे 7 डेज़ तक इसको कंप्लीट करा देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। आज ये मेरा डे 6 है। मैंने आज लाइट चैप्टर उठाया है, तो बात बस इतनी सी है कि उत्तर प्रदेश तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए आज की डेट में और मुझको दोबारा मैसेज आना चाहिए कि हाँ डे 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज मैंने जो चैप्टर उठाया है दोस्तों वो है मेरा चैप्टर लाइट। रेलवे के लिए लाइट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से रेलवे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा और या तो पूरा फैक्चुअल पूछेगा। ठीक है, क्या क्या, या तो न्यूमेरिकल या तो फैक्चुअल। फैक्चुअल में क्या, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा, उसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है। प्रकाश चैप्टर एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रकाश को एक दिन में एक वीडियो में कवर करना इतना आसान नहीं है। मैं आज यहाँ पे आपके लिए थ्योरी लेकर के आया हूँ, न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं है। न्यूमेरिकल में कभी आपको अलग से एक अच्छे से वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल समझा दूंगा। उसमें आपको क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, उनसे जितने भी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न बनते हैं मैं वहाँ पे आपको वो कंप्लीट करा दूंगा। बट ये 7 डेज के एक साथ अलग से रहेगा ये। ठीक है, ये 7 डेज में आपका मर्ज नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश। दोस्तों प्रकाश हम सब जानते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या होता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहां से डिफरेंट वैरायटी के जो प्रश्न बनते हैं, आज ध्यान दीजिएगा, मैंने टॉप से लेके बॉटम तक आज जितनी चीजें लिखी हैं ये 100% नहीं 1000% रेलवे में सारे के सारे प्रश्न को कहीं ना कहीं कई बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछे हुए हैं। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी यहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए अपने प्रकाश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दो क्वेश्चन हैं, एक ध्वनि है। ध्वनि आपका क्या है, तो ध्वनि आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है और प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 3900 ए मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसका जो है तरंग दैर्घ्य होता है। अब कुछ प्रकाश के सिद्धांत होते हैं, जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत। ठीक है, ये कौन कौन दिया है इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे, बट यहां पे वही मैंने लिखे हुए हैं जो आपसे एग्जाम में आ सकता है या कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। सबसे पहला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो ये क्रिश्चियन हाइगेन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्रिश्चियन हाइगेन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। साथ ही साथ अगर मैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करूंगा तो ये बहुत ही फेमस है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये मैक्सवेल ने दिया था। ठीक, अच्छा, इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। ये क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। डायरेक्टली पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। यहीं पे एक टर्म आता है दोस्तों, फोटोन। आपसे प्रश्न कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। अगर आपको फोटोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको बना लेंगे। फोटोन कुछ नहीं होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो ऐसा मानते हैं कि वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में या पैकेट्स के रूप में आता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, उन्हें ही फोटोन कहा जाता है। ठीक, तो खोज किसने की, आइंस्टीन के द्वारा इसको बताया गया। अब एक रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है कि इसके इतर सबसे पहले रेलवे पूछता है कि सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे रोमर। 1687 में 1687 में रोमर ने क्या किया था, प्रकाश के वेग की गणना की थी। उसके बाद पूछता है कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है प्रकाश की चाल वायु व निर्वात में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, मॉक टेस्ट उठा लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड हर साल हर एग्जाम में रिपीटेड मतलब ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे मतलब एक आउटपुट है, एक निचोड़ जिसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो दो प्रकार से इसमें ऑप्शन देता है। एक तो आपको मिनट और सेकंड में दे देगा और एक सिर्फ सेकंड में देगा। 400 सेकंड, 550 सेकंड, 580 सेकंड या 500 सेकंड। तो सेकंड में याद रखिएगा 500 सेकंड और मिनट में बोलेगा तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। कुछ नहीं किया है,
500 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देता है। ठीक, अच्छा, अगर उसी में चंद्रमा की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि चंद्रमा से पृथ्वी तक वो प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो उसको लगता है 1.28 सेकेंड, मात्र 1.28 सेकेंड। जो चंद्रमा की सतह से जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं वो धरती तक पहुंचती हैं 1.28 सेकेंड में, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक वही किरणें, प्रकाश की जो किरणें पहुंचती हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। क्लियर हो गया। उसके बाद एक फेमस क्वेश्चन है रेलवे का कि आकाश जो है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन में दिया रहेगा प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो याद रखिएगा आपकी प्रकीर्णन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। अब दोस्तों ये प्रकीर्णन होता क्या है तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बस सिंपल अगर मैं समझूं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां बहुत सारे धूल के कण और गैसेस होते हैं, ठीक है, तो प्रकाश जो होता है वो बहुत सारे डायरेक्शन में बढ़ जाता है। ठीक, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रकाश के प्रकीर्णन में एक सबसे बड़ी खास बात होती है दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है और सबसे कम किस रंग का होता है। तो सबसे कम होता है आपके लाल रंग का और सबसे ज्यादा होता है आपका बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा किसका होता है तो बैगनी रंग का, सबसे कम होता है आपका लाल रंग का। एकदम डिट्टो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे। ठीक, अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे, उसके थ्योरी में जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट कोई मतलब नहीं होगा। आपको एग्जाम में क्या पूछता है, मेनली बेसिकली 99% पूछता है, एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन है, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण जो है वो प्रकाश के अपवर्तन हैं या नहीं है, या गलत है या सही है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो सही नहीं है, जो गलत है, जो सही है, जो सत्य कथन है। ये ग्रुप डी का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको क्वेश्चन को क्या है बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना होगा। ठीक है, अगर मैं अपवर्तन की बात करता हूं तो अपवर्तन से जो एग्जाम्पल बनते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है तारों का टिमटिमाना। तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? प्रकाश के आपके क्या है अपवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो पानी में डूबी हुई कोई छड़ अगर है, पानी में अगर कोई रॉड डूबी हुई है तो देखिएगा वो तल से थोड़े ऊपर उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। पानी में कोई अगर सिक्का डला हुआ है तो वो सिक्का भी क्या होगा, अपने तल से जो होगा ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा ऐसा? अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, क्यों? एक्चुअल में होती नहीं है पर वो दिखाई देती हैं थोड़ी सी ऊपर उठी हुई अपवर्तन के कारण। तो ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, तालाब में मछलियों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबी गई छड़ जो होती है वो तली से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। क्यों? ये सारे का जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सब आपने पढ़ा होगा। अगला है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, TIR। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हीरे का चमकना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो हीरे का चमकना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। आप गर्मियों के समय में कभी जब ट्रैवल करते हैं रोड पे या कहीं ऐसी जगह पे बहुत गर्मी है, तो आपको जब अपने गाड़ी से आप बिल्कुल सामने देखते होंगे तो आपको कुछ अजीब टाइप का पानी पानी फ्लो करता हुआ दिखता है। वही है आपका क्या, मिराज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरीचिका। ठीक, उसके बाद और क्या हो सकता है, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परख नली का चमकना। कांच में दरार आ जाती है, देखिएगा आप, तो वो शाइनिंग करने लगता है। ये भी क्यों करता है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, जल में रखी परख नली का चमकना, ये भी किसका उदाहरण है, तो आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दर्पण आता है दोस्तों, एक आता है उत्तल दर्पण और एक आता है अवतल दर्पण। दर्पण को हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा आपको तो वहां बना करके बताऊंगा कि कैसे आपका अवतल दर्पण होता है, कैसे आपका उत्तल दर्पण होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, फोकस पॉइंट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, F1 कहाँ होता है, 2F1 कहाँ होता है, सारी बातें हम वहां पर कवर करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि अवतल दर्पण का निम्नलिखित में से उपयोग कौन सा नहीं है। देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां करते हैं, जो आपके नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं इसका उपयोग। शेविंग के समय में शेविंग के जो मिरर्स होते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले समय जो मिरर यूज करते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, आपका जो सोलर कुकर होता है, ठीक है, सोलर कुकर, सौर्य कुकर की बात कर रहा हूं, वो सौर्य कुकर का शेप भी देखिएगा आपका कैसा होता है, अवतल दर्पण के फॉर्म में होता है। इसके उलट अगर मैं
उत्तल दर्पण की बात करूं दोस्तों, तो उत्तल दर्पण ध्यान दीजिएगा, हमारी गाड़ी में, बाइक में, कार में या ट्रक में, बस में, साइड में जो मिरर लगा होता है छोटा सा, उसमें देखिएगा पीछे वाला कितना भी बड़ा गाड़ी रहे, बस रहे, ट्रक रहे, उसका पूरा इमेज बनता है। ठीक है, और कई बार तो लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जैसे जितने हैं वैसा ही वहां पे आपको दिख रहा है, क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, तो एक तो हो गया आपका उत्तल दर्पण का एग्जांपल क्या, तो साइड मिरर हो गया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सोडियम परावर्तक लैंप में। ठीक, दो एग्जांपल पूछता है कि सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, पर्यावलकार, या फिर लेंस की बात कर देगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कुछ एग्जांपल तो कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ये सारी बातें हमने कवर कर ली। अब दोस्तों अपवर्तनांक से एक क्वेश्चन पूछता है, म्यू, अपवर्तनांक को हम कहते हैं म्यू, कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा दोस्तों बैगनी रंग का, और सबसे कम अपवर्तनांक होगा आपका लाल रंग का। क्लियर हुआ, अपवर्तनांक की बात क्लियर हुई। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू होता है म्यू, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल के अंदर जो बुलबुला होता है, ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से दो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। पानी के अंदर अगर कोई बुलबुला है तो दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है वो बुलबुला दिखाई किस तरह देगा और व्यवहार किस तरह करेगा। मतलब जैसे हम नहीं बोलते हैं कि हाथी का दांत ले लीजिए, ठीक है, कि हाथी का दांत जो होता है वो दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां लगता है कि जल के अंदर जो बुलबुला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जल के अंदर बुलबुला जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा, लेकिन कार्य कैसा करेगा, अवतल लेंस की तरह। हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, ये दिखाने के होते हैं, और खाने के दांत अंदर होते हैं अलग से। इसलिए कहते हैं ना कि हाथी के दांत जो है वो दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। सेम टू सेम फंडा यहाँ पे भी है। जल के अंदर जो बुलबुला होगा वो गोला गोला उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा, लेकिन वो वर्क कैसा करेगा, अवतल लेंस की तरह वर्क करेगा। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, किसी भी तरह से आप इसको रट लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं लेंस की क्षमता। देखिएगा, लेंस की क्षमता भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। लेंस की क्षमता जो होता है ये फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है। मतलब P, अगर हम P से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, तो P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है, मतलब कि जो लेंस की क्षमता होती है ये उस लेंस के फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है, जिसे हम, इसका SI मात्रक होता है डायप्चर, जिसे हम कैपिटल D, बड़े वाले D से डिनोट करते हैं। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी दोस्तों, 1/, फोकल लेंथ, जिसका SI मात्रक क्या है, डायप्चर है। अब यहां से दो क्वेश्चन और जनरेट होता है, ठीक है, कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या 1। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या 1। सेम टू सेम ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप डी पूछ रहा है। आप अगर 2018 के सेट उठा करके देखेंगे ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में आपको निश्चित मिलेंगे प्रकाश चैप्टर से। या तो ये मिलेंगे, या तो क्या मिलेगा कि आपको फोकल लेंथ दिए रहेगा, लेंस निकालना, लेंस की क्षमता निकालनी रहेगी, या तो आपको लेंस की क्षमता दे दी हुई होगी, फोकल लेंथ निकालना होगा। डिट्टो एकदम एज इट इज क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप इतने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा वहां पे। वैसे भी ये हमारी रिवीजन क्लास है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक बार उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता, याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस उधर, उत्तल लेंस धनात्मक, तो अवतल लेंस ऋणात्मक। ठीक, तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों। साथ ही साथ दो क्वेश्चन और पूछता है तो न्यूमेरिकल का पोर्शन, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, द मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। बट इसमें फॉर्मूला में एक्चुअल में होता क्या है, 4 ऑप्शन ही आपको पूरा फॉर्मूला का दे देगा। मतलब एक बार बोलेगा 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/u - 1/v। मतलब इतना घुमा देगा ना कि अगर आपको याद भी रहेगा ना तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर दर्पण सूत्र की बात करेगा तो दर्पण फॉर्मूले में कहीं भी माइनस नहीं आएगा। 1/f बराबर 1/v + 1/u। v और u क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो v जो होता है ये प्रतिबिंब का जो स्थिति को बताता है, और u जो होता है ये ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है। ठीक, उसी तरह से अगर मैं लेंस फॉर्मूले की बात करूंगा तो लेंस फॉर्मूले में बस यहाँ पे अंतर क्या है दोस्तों, माइनस आ जाएगा, 1/,
v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आई होप कि ये वीडियो जो जो मेरे से बोले हैं वहाँ तक ये जाएगा, और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने आज ये 6th डे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा हमारा 7th डे का। पर इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो सीरीज़ है हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये बंद नहीं होगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इन पे वर्क करूंगा, और मैं अपने तरफ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट दे सकता हूं मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एज यूजुअल जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों को बताइए, उन तक मेरी बात पहुँचाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है आपका उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, समय के साथ वो सारे के सारे आपको मिलते रहें। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। धन्यवाद।